हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। हम यहाँ पे किसी भी शेयर या कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम आज डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। कुछ कि पिछले हमने 1 सालों में देखा है कि बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के बारे में बात हो रही है। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गए हैं। हम मंथली ऐसे डेटा देखते हैं जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि ये महीने में लगभग 2 लाख प्रॉपर्टियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुंबई, दिल्ली ऐसे सिटीज़ के नाम आते हैं। सो आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो जहाँ पे हम चेक करें कि रियल एस्टेट में रियली बूम है या बबल है, और इज दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू, इट्स गोइंग टू बर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा वीडियो हम। सबसे पहले हम देखें, बहुत सारी न्यूज़ जो आ रही है जहाँ पे ये क्लेम हो रहा है कि जो रेजिडेंशियल सेल्स है इंडिया में वाई वाई 51% का उसमें ग्रोथ आया है। वहीं पे के मिस्त्री जो एच डी एफ सी लिमिटेड के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि वो और ज़्यादा हाउसिंग में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी जो वो बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 22 में, वो 21 से काफ़ी बेटर होने वाला है। वहीं पे अगर हम ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो ये सेम ट्रेंड है। इनफैक्ट हमें ये बोलना चाहिए कि हम वो सारे ट्रेंड इंपोर्ट करते हैं। यूएस में अगर देखें तो हाउसिंग प्रॉपर्टी का जो रेट है वो लगभग 18 टू 19% से इंक्रीज हुआ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और वहाँ पे हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली बेसिस पे रेट काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो रहे हैं। हम डिटेल में समझेंगे इसके बारे में ऐसा क्यों हो रहा है। साथ में जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कल आई थी कि यूके में जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो अभी तक के हाईएस्ट गेन रहा है 2007 के बाद। तो वो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है। ये सारे न्यूज़ हम देख रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉप्ड अप हो रहे हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपके पास निफ्टी रियलिटी का एक चार्ट लेके आया हूँ। ये चार्ट मंथली बेसिस पे चार्ट है। मैंने ऑल टाइम हाई निफ्टी रियलिटी का लिया है। अगर आप देखें समवेयर इन इन ईयर 2008, अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो हाई था 1864 का। और लोवेस्ट देखें तो वो कोविड के टाइम का लोवेस्ट था, लगभग 160 इन द मंथ ऑफ मई जो था वो उसका लोवेस्ट था। और देखें अगर बिफोर कोविड बात करें, यानी समवेयर इन जैन FY 20, तो देखे जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स था वो ट्रेड कर रहा था 353 पे। हमारा बेसिकली जो बेंचमार्क होना चाहिए वो ये 350, ये 352 या 3 होना चाहिए, और हमें यहाँ से कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आज जो क्लोजिंग है इन रियलिटी इंडेक्स की वो 485 है। तो हम यहाँ कहना मतलब कि महज हम यहाँ से हार्डली 30% का ही इंडेक्स जो है रियलिटी इंडेक्स ने ग्रोथ लिया हुआ है। हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कोविड के लोवेस्ट पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि सही चीज़ नहीं होगी। और देखें ये जो इंडेक्स का जो चार्ट है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी जो रियल एस्टेट है इंडिया में उसमें इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि ये बूम है या टॉप आउट हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए हमने अभी तक जो 2009 और 10 के बीच का जो लेवल है उसको भी अभी तक क्रॉस नहीं किया, विच वॉज समवेयर अराउंड टू 600। ये जो भी हम जो रनअप देख रहे हैं इसका बेसिकली जो हमारा बेस है वो समवेयर अराउंड टू मई 2020 का बेस है, और वहाँ से हम जो रनअप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये बिकॉज शेयर मार्केट एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रियल एस्टेट कंपनी है, चाहे शोभा हो, डीएलएफ हो, इंडिया बुल्स हो, ओबराय रियलिटी हो, ये सारी कंपनियों का जो डेटा इंटीग्रेशन होके आता है वो इस रियलिटी इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होता है। ये चार्ट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइदर हम बूम पे है ना ही ये बर्स्ट होने वाला है। एंड इट्स टू अर्ली टू से कि रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए और थोड़ा रनअप भी चाहिए, क्योंकि जो बेस हमने लिया हुआ है वो कोविड का बेस लिया है, विच इज़ नॉट द रियल बेस। अब समझते हैं कि पहले हम समझेंगे ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। तो अगर यूएस में देखें, यूएस में काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है। जो 2008 में लेमन ब्रदर्स और यूएस प्राइम लैंडिंग का इशू जो हुआ था, जब लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हो गया था, वहाँ से जो
रियल एस्टेट का बर्स्ट चालू हुआ था यूएस में, वो थमा नहीं था और उसके बाद हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी प्राइस थी यूएस में वो करेक्ट हुई थी, यानी आपने जो प्रॉपर्टी जिस रेट पे बाई किया था, अगर आप उसको सेल करने जा रहे थे तो आपको लोअर प्राइस मिल रहा था। सो इसकी वजह से देखें तो यूएस में पिछले 10 से 12 सालों में रियल एस्टेट में कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, और जो डेटा निकल के आया उसमें ये बताता है कि यूएस में अभी 5.24 मिलियन हाउसेस का शॉर्टफॉल है, यानी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है। इसी वजह से हम देख रहे हैं जो रियल एस्टेट का जो बूम हम यूएस में देख रहे हैं, जो प्राइस स्पाइक देख रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रही है। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि पिछले 12 से 13 सालों में प्रॉपर्टी एप्रिशिएट नहीं हुई, बहुत सारी जगह डेप्रिशिएट हुई है और काफ़ी डीप कट भी आया है इन डेप्रिसिएशन में। इसके अलावा जो इनकम रही है यूएस में यूएस सिटीज़न की, वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो देखें जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है वहाँ पे। जो थर्ड पॉइंट है देखें, अगर ऑल अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी है और सारे कंट्री या सेंट्रल बैंक्स मिलके लगभग 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने इन्फ्यूज़ किया अपनी इकोनॉमी में। यूएस में देखें तो जो बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे लगभग 250 बिलियन डॉलर एवरी मंथ बॉन्ड बाइंग होते, तो इजी फ्लो जो मनी मार्केट में आ रहा था, लोगों के पास आ रहा था, इसकी वजह से भी ज़्यादा रियल एस्टेट में डिमांड हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंटरेस्ट रेट रहा यूएस में बिफोर कोविड, इट वाज समवेयर अराउंड 2.2%, दैट हैज ड्रॉप टू 0.1% ओनली। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहा था होम बायर्स को, एंड काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव था कि कहाँ पे 0.1% ही सिर्फ उनको पे आउट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 4-5 फैक्टर मिलके जो रियल एस्टेट में जो बूम आया यूएस मार्केट में, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू रहेगा आने वाले समय में भी। अब हमारे इंडियन मार्केट में भी देखें, अगर जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट रहा वो 2010 में कुछ पीक आउट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि रियल एस्टेट में कुछ स्पाइक नहीं आया या मॉडरेट 2 से 3% का ही सिर्फ वाई-ओ-वाई बेसिस पे ग्रोथ आया हुआ है, क्योंकि 2010 में हमने देखा वहाँ से थोड़ा-सा टॉप आउट होना चालू हो गया था। जो प्रॉपर्टी के कॉस्ट थे वो अपने सैचुरेशन लेवल पे आ गए थे। सो पिछले 10 से 12 सालों में बहुत सारा हमारे यहाँ फंडामेंटल चेंजेस हुआ है। जैसे 2014 में डिमोनेटाइजेशन आया। अब डिमोनेटाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट में इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंडिया में रियल एस्टेट है वहाँ पे कैश कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। चाहे आपको लेबर वेज पेमेंट करना हो, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना हो, और बहुत सारे जो बिल्डर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप प्रॉपर्टी का 30 या 40% कैश में दीजिए, जहाँ पे वो अपना जो टैक्स है वो उसको अवॉइड कर सके। सो डीमोनेटाइजेशन आने की वजह से ये रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। जो छोटे प्लेयर थे वो ऑलरेडी इस बिजनेस से आउट हो चुके। फिर जब जीएसटी आया और जीएसटी का जब इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, जो लोग टैक्स अवॉइड करते थे अलग अलग तरीक़ों से, वो यहाँ पे कहीं न कहीं कम होता गया। अगेन ये और भी जो प्लेयर बचे हुए थे उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया, क्योंकि जो जीएसटी का इंटीग्रेशन था वो कहीं न कहीं जो बड़े प्लेयर थे उनको बेनिफिट तो दे ही रहा था, और जो छोटे प्लेयर थे उनको कहीं न कहीं इन चीज़ों का चैलेंज आ रहा था। जो थर्ड काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल रहा, जो रेरा जो डायरेक्टली लिंक्ड है रियल एस्टेट से, वो इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो भी स्मॉल टाइम प्लेयर थे, जो आप देखते होंगे आपकी गली नुक्कड़ में खड़े हो जाते होंगे और बोलते होंगे कि हम बिल्डर हो गए, दिस प्रॉपर्टी वी आर डेवलपिंग। सो रेरा आने के बाद ये सारे जो छोटे मझोले जो भी प्लेयर थे जो हर एक गली में मिलते थे आपको, वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि इसमें ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया गया जहाँ पे हमेशा कस्टमर को बेनिफिट होगा, जो एंड यूजर है उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेंगे। तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनके लिए रेरा काफ़ी अच्छा रहा। और हमें भूलना नहीं चाहिए, जैसे यूनिटेक का इशू हुआ, हमारे यहाँ जेपी का इशू हुआ, साथ में और सारे जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं वहाँ पे इशू हुआ, तो रेरा कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया।
सो ये फंडामेंटल चेंजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो फोर्थ पॉइंट रहा, देखिए अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी थोड़ा सा उल्टा है। हमारे यहाँ अभी भी सप्लाई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिमांड, बट जो हमने पिछले 10 सालों में देखा है, जो हमारी सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी एक्चुअली बिफोर कोविड जो हमारी सप्लाई रहती थी, या तो सेम हमारी जो सप्लाई हर महीने रहती थी वो हमेशा ज़्यादा रहती थी। फॉर एग्जांपल, अगर FY19 में हमारे पास 1 मिलियन इन्वेंट्री पड़ी, मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, जो डिमांड फुलफिल करने के बाद अगर 1 मिलियन स्क्वायर फीट मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो इन्वेंट्री FY20 आते आते 1.1 मिलियन या 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाती थी डिमांड फुलफिल करने के बाद। बट अब हम वो देख रहे हैं, जो इन्वेंट्री है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो रिड्यूस होते जा रही है। फॉर एग्जांपल, डिमांड फुलफिल करने के बाद अगर वो 90 मिलियन स्क्वायर फीट रह रही है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो 80 मिलियन स्क्वायर फीट हो जा रही है। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट पिक्चर, इट्स ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये एक बिल्डर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि उनको इन्वेंट्री सेल आउट करना है या उनके हार्ड कैश ब्लॉक हो चुके हैं। लास्ट जो फंडामेंटल चेंजेस अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल है। अगर देखें ईयर 2000 से लेके 2010 तक रियल एस्टेट का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टेन्योर रहा, जहाँ पे प्रॉपर्टी 2-3 साल में डबल हो रही थी। बॉम्बे में तो ऐसे ऐसे कुछ लोकेशन थे जहाँ पे 2 साल में प्रॉपर्टी डबल हो गई। तो अगर आप देखें 2010 से इवन 2022 तक अगर देखें तो एक रियल एस्टेट में कुछ भी ऐसा इंक्रीमेंट या लोगों ने पैसा नहीं बनाया है, तो ये काफ़ी सिक्लिकल रहा है। तो मुझे लगता है वो जो साइकिल था, जो कंसोलिडेशन का जो साइकिल था, जो बॉटम आउट था, मुझे लगता है वो हो चुका है। तो ये जो सिक्लिकल वाली चीज़ थी, ये फंडामेंटल में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ के बाद से थोड़ा सा रियल एस्टेट रिवाइव हो सकता है। अब कुछ ट्रांजैक्शनल चेंजेस भी हैं हुए हैं इंडियन मार्केट में, और मैं इनको ट्रांजैक्शनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, हमने देखा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ईयर 2011 में प्रॉपर्टी लिया था। दैट टाइम आई वाज पेइंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर अराउंड टू 9 to 10%, और आज वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है वो समवेयर अराउंड टू लेस देन 7% है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है होम बायर्स को, क्योंकि जो उनका ईएमआई होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है अगर देखें तो इंडियन मार्केट के लिए। प्लस आफ्टर दिस कोविड हमने देखा है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, दे हैव रिड्यूस द स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेस, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्टिंग है दैट हैज़ गॉन ऑल्सो डाउन। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर को भी फ़ायदा हुआ है, प्लस एंड यूजर्स को भी फ़ायदा हुआ है। नौ जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इस पे स्ट्रेस और फोकस रहा, जहाँ पे उन्होंने बिल्डर लॉबी को बोला है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाइए। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लाइक माइक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, जो लोधा के नाम से है, तो बॉम्बे के हिसाब से जो उनका अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो समवेयर इन डोंबिवली है, तो उनका 60% जो सेल्स है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो टिकट साइज है इज बिटवीन 60 to 80 लाख। सो वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग सारे बिल्डर्स के लिए सारी सिटी में अच्छा कर रहा है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, ये बिल्डर कम्युनिटी ने खुद इसको इवेल्युएट किया, इवॉल्व किया है, जो लो टिकट साइज की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें जो ईयर 2000 से 2010 में था, अगर आप 2 BHK लें तो वहाँ पे बिल्डर आपको 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट बनाते बताते थे। तो उसकी वजह से टिकट साइज काफ़ी बड़ा हो जाता था। आज के डेट में बिल्डरों ने क्या किया है कि अगर आपको 2 BHK चाहिए, सो दे आर स्टार्टिंग विथ 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, जिसकी वजह से जो टिकट साइज है, ओवरऑल जो अमाउंट है वो आपका कम हो जा रहा है, और लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अट्रैक्ट होके बाय कर रहे हैं। तो ये 4 ट्रांजैक्शनल चेंजेस जो हुए